अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़रज़ीन अमीन। अफ़गानिस्तान का मसला इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका है और ग्लोबल लेवल्स पे इस पर बहस जारी है कि क्या तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ किया जाए या नहीं किया जाए, या उनके साथ किस सलूक को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो इंटरनली भी अब तक 100% ख़त्म नहीं हुआ। जहाँ पे बहुत सारी रिपोर्टिंग्स ये की जा रही थी कि पंजशीर वैली का मसला 100% ख़त्म हो चुका है, वहीं रीसेंट रिपोर्ट्स इस चीज़ को डिनाई कर रही हैं और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये बात सपोर्ट कर रही हैं कि पंजशीर पर अब भी 70% ही तालिबान का होल्ड है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जो रेबेलियन लीडर्स हैं अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद, वो इस वक्त कहाँ हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी, फिर एक ऐसी फ्रांस की तरफ से रिपोर्ट, फ्रेंच जो प्रेस है उनकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिससे वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि अहमद मसूद कहाँ हैं और वो आगे के क्या प्लान्स रखते हैं। पंजशीर का मसला इस वक्त तक अब भी अफ़गानिस्तान के लिए क्रूशल मसला इसलिए क्योंकि जब तक 100% अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक उनकी हुकूमत को लेजिटिमेट कंसिडर करना मुश्किल है। अब जो 30% की बात की जा रही है पंजशीर वैली में, अब भी नॉर्दर्न जो रेजिस्टेंट फ्रंट है उनके कंट्रोल होने की, वो बहुत स्ट्रेटजिक एरियाज़ हैं, वो हायर एंड्स हैं और जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं वहाँ पे हैं। अब बात आती है अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद की। आगे जाके हम आपको बताते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से क्या नैरेटिव लेके कंट्रीज़ आ रही हैं, कौन सी कंट्रीज़ पाकिस्तान समेत, इंडिया समेत, ईरान समेत, ईरान खैर अभी ऑब्जर्वर है, ईरान के बारे में हम बाद में आते हैं, किर्गिस्तान है उसमें, कज़ाकिस्तान है, ताजिकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें, उज़्बेकिस्तान है, ये क्या अपनी तरफ से क्या नैरेटिव लेकर आ रही हैं और क्या बहस छिड़ने वाली है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो होने जा रहा है। कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, चेयर ऑब्वियसली चाइना और रशिया कर रहे हैं इसको। तो इस डिटेल्स पर आते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले की। अमरुल्लाह साले की एक नई वीडियो सरफेस पर आई है जिसमें वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो वीडियो से कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। रशियन प्रेस ने ये कहा है कि अमरुल्लाह साले ताजिकिस्तान में हैं, अफ़गानिस्तान में नहीं है। और अफ़गानिस्तान में पंजशीर में जब उनके पैलेस पर हमला हुआ तब भी वो पंजशीर में मौजूद नहीं थे। उनके पैलेस से बहुत 16.5 मिलियन डॉलर्स मिले हैं, इंडियन करेंसीज़ मिली हैं और साथ ही साथ वेरियस गोल्ड ब्रिक्स मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वो पैसों को होर्ड कर रहे थे और अपने पैलेस के अंदर उन्होंने छुपा के रखा हुआ था और उनको लगता था कि पंजशीर पे कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे तालिबान। लेकिन अब क्योंकि 70% कंट्रोल तालिबान का है तो ये चीज़ें अब ज़ाहिर होते जा रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अहमद मसूद है। अहमद मसूद के भी बयान अगर आप देखें तो बदलते रहे हैं सिचुएशंस के हिसाब से। 3-4 दफ़ा उन्होंने बीच में नोशन दिया कि वो तालिबान के साथ बात करने को तैयार हैं। जो आखिरी उनका वाज़ेह मैसेज सामने आया था वो मैसेज ये था कि अगर तालिबान सेफ़ स्पेस दे दे अहमद मसूद को पंजशीर से निकलने का तो वो रेजिस्टेंस फ्रंट को रोक देंगे कि इससे आगे आप कोई हमला नहीं करेंगे या पंजशीर का सारा जो हैंडलिंग है वो तालिबान को सौंप देंगे। लेकिन ये नेगोशिएशंस भी फेल हो गए थे, तालिबान इस चीज़ के लिए नहीं माने थे। और अब फ्रांस की जो प्रेस है वो इस चीज़ को डिस्क्लोज़ कर रही है कि अहमद मसूद मोस्ट प्रोबेबली इस वक्त भी पंजशीर के एक सेफ स्पेस में मौजूद हैं। वो कभी पंजशीर से बाहर गए ही नहीं और उनके पंजशीर में होने की वजह से ही वो तालिबान के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि उनको स्पेस मिल जाए ताकि वो वहाँ से निकल जाएं और ये लड़ाई इसी सूरत में ख़त्म हो सकती है। अब जब तक 30% और बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया अब भी अहमद मसूद के पास है, गोरिल्ला फाइटर्स हैं, तब किसी भी वक्त पंजशीर में दोबारा से लड़ाई के शुरू होने के ख़दशात अब भी मौजूद हैं। और अब भी जो रेजिस्टेंस फ्रंट है उनको इंडिया की सपोर्ट और कुछ और ऐसी एजेंसीज़ हैं जिनकी सपोर्ट अब भी मौजूद है। तो चैलेंजेस जो इस वक्त की नई गवर्नमेंट के लिए वो इंटरनली भी मौजूद हैं और एक्सटर्नल पे अब हम आ जाते हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की तरफ से एक मैसेज दिया गया है ख़ासकर अमेरिका को कि अमेरिका को बड़ा दिल रखना चाहिए, बड़ी कंट्री है और
जो एसेट्स फ्रीज़ किए हुए हैं, 1.2 बिलियन डॉलर्स की एड लास्ट ईयर जो अफ़गानिस्तान को दी गई थी उसको फ्रीज़ कर दिया गया है, उसको खोल देना चाहिए ताकि जो पॉवर्टी का स्केल जितनी तेज़ी से नीचे गिर रहा है उसको रोका जा सके। और ये भी बात की गई है कि हमारी गवर्नमेंट पे ट्रांसपेरेंसी होगी, एक एक रुपया कहाँ, एक एक करेंसी कहाँ पर इस्तेमाल हुई है, इस चीज़ की ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी और लोगों की फलाह पर ये पैसे खर्च किए जाएंगे, ये बयान दिया गया है। अब आते हैं जो हम आपसे बात कर रहे थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि 2017 से पाकिस्तान और इंडिया दोनों हिस्सा हैं। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट इजलास होने जा रहा है, इमरान खान साहब पहले ही दुशंबे पहुंच चुके हैं, ताजिकिस्तान में ये इजलास होने जा रहा है। लेकिन ऑलरेडी ये बात बड़ी वाज़ेह है कि कौन सी कंट्री क्या नैरेटिव लेकर जा रही है। जहाँ चाइना को हम देख रहे हैं कि वो वेलकमिंग नोट पर नज़र आती है। ये जो इस वक्त जो समिट बुलाया गया है इसके जो बेसिक मौजू हैं, सबसे बड़ा वो अफ़गानिस्तान है और उसके बाद एक और जो उससे स्मॉलर इनका टॉपिक है वो ये है कि ईरान को परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए या नहीं, उस पर भी हम आएंगे लेकिन किसी और वीडियो में। आज अफ़गानिस्तान पर बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में चाइना जो अप्रोच लेकर आ रहा है वो ये अप्रोच लेकर आ रहा है कि नई गवर्नमेंट को मौका मिलना चाहिए, उनको ऑब्ज़र्व करना चाहिए और एड ऑलरेडी चाइना शुरू कर चुका है। 16 मिलियन की एड की बात चल रही है अफ़गानिस्तान और चाइना के दरमियान। जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है पाकिस्तान की जानिब से भी। पाकिस्तान ने खैर पूरी दुनिया को एक आम पैगाम दिया है कि तालिबान अब एक नई रियलिटी है, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे चलना चाहिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हमें नज़र आती है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स और फिर इंडिया क्या करने जा रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो बटी हुई हैं इस वक्त। जो उज़्बेकिस्तान है उसने अपनी तरफ से एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है एंड दे बिलीव कि वो तालिबान के साथ कोऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। काज़ाकिस्तान की तरफ से और किर्गिस्तान की तरफ से भी यही दिया जा रहा है नोशन कि वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि वो तालिबान के साथ कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ताजिकिस्तान इस वक्त जहाँ पे ये समिट होने जा रहा है वो बहुत ज़्यादा सख्त स्टांस रखता है और वो कहते हैं कि वो तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे, मेनली पंजशीर के मसले की वजह से। पंजशीर में ज़्यादातर ताजिक रहते हैं और ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट को सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि जो अब की गवर्नमेंट बनी है वो इंक्लूसिव नहीं है, उसमें ताजिक जो कम्युनिटी है उसको वो रोल नहीं दिया गया जो प्रॉमिस था। और तीसरी बात उनको ये लगता है कि पंजशीर में जो लड़ाई हुई वो फेयर एंड स्क्वायर नहीं थी और वहाँ के जो लीडर्स हैं, वॉरलॉर्ड्स हैं, जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं उनको क्वेश्चन करना चाहिए क्योंकि वो उनको शहीद मानते हैं, वो उनको मार्टरडम की उस पर देखते हैं, वो उनको एज गोरीला फाइटर्स की आपस में लड़ाई और इस चीज़ के आउटकम को नहीं देखते। वो कहते हैं कि गलत हुआ है पंजशीर में। तो एक सख्त स्टांस के साथ ताजिकिस्तान सामने आ रहा है। और अब इंडिया क्या करने जा रहा है? इंडिया ने ऑलरेडी बहुत लंबा अपना नैरेटिव सेट करते हुए हमें नज़र आ रहा था कि किस तरीके से वो स्टोरीज़ को मोल्ड कर रहे हैं। अब वो ये कहानी लेकर आने वाले हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कि इंडिया ये कहने वाले हैं कि पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी अफ़गानिस्तान में लेकर आ रहे हैं, ये कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, तालिबान ख़ुद किसी हैसियत से गवर्नमेंट की पोजीशन पर नहीं आ सकते, ये पाकिस्तान की एक्सटेंशन है या पाकिस्तान की प्रॉक्सी है और इस चीज़ को वो कबूल नहीं करेंगे। तो हम इस शंघाई कोऑपरेशन में भी देखेंगे कि इंडिया एक दफ़ा दोबारा से वो ही सब बातें रिपीट करने वाला है जो यूनाइटेड नेशंस में भी कह चुका है, जिस पे फिर उनको पूरे प्रूफ्स भी मिल चुके हैं कि वो गलत हैं। तालिबान के साथ नेगोशिएशन फेल होने के बाद अब भी इंडिया इस ही लाइन को अपनाएगा और फिर हम देखेंगे कि लार्जर डिबेट में चाइना और रशिया क्या स्टांस लेते हैं क्योंकि दे आर लीडिंग दिस ब्लॉक। रशिया का अगर हम आपको बताएं कि ऑन द बैक डोर ये नज़र आ रहा है कि दे आर फाइन विद तालिबान, वो तालिबान के साथ आगे काम करने को तैयार है, नेगोशिएट भी करते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन वो रिकग्निशन की तरफ बात नहीं करते। वो ये कहते हैं कि तालिबान अब भी अपने आप को मनवाने में कामयाब नहीं हुए। रशिया में अब भी उनको दहशतगर्द ही माना जाता है, उनके आगे से दहशतगर्द तंजीम का जो टाइटल है वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है रशिया में। अब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है ये 16 अगस्त और 17 अगस्त, उसके बाद ख़ास कर ये जो कंट्रीज़ हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये जो है वो एक प्रोमिनेंट लाइन अपनी देंगे कि हमने ये फ़ैसला किया है कि इस कॉपरेशन में से मिलकर
کہ اب ہم یہ لائن اپنی اپنائیں گے. تاجکستان کو منانا ابھی بھی بہت مشکل ہے، لیکن ڈسکشنز ہوں گے، ڈیبیٹس ہوں گی، باتیں ہوں گی اور نئے بیان، بڑے بیان سامنے آئیں گے جو ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. ایران کی لیجیٹمیسی ایز اے ممبر، پرماننٹ ممبر آف شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بھی دیکھی جائے گی. ایران کے لیے اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا حصہ بنے، کیونکہ جو بائیڈن کی طرف سے ان کو اچھے پیغام نہیں آئے ہیں، وہ وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو ٹرمپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے تھے. یعنی جو نیوکلیئر ان کی آپس میں ڈیل تھی وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اپنے سروائیول کے لیے اس وقت ایران کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ چائنا ان کے ساتھ کھڑا ہو، انڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہو، تاکہ وہ اپنی کنٹری کو کولیپس ہونے سے بچا سکیں. اسپیشلی جب ان کے پاس اس وقت ریفیوجی کرائسس سامنے نظر آ رہا ہے، اکنامک کرائسس سامنے نظر آ رہا ہے. تو جو نئے پریزیڈنٹ ہیں ابراہیم رئیسی، وہ بہت اسٹرانگلی پچ کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا حصہ بن جائیں. اب چائنا اس پہ ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن ہم اس چیز کو ہم فردر کل کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے کچھ کنٹریز پرو ہیں بہت زیادہ، اور کچھ اس کے سامنے ایک کویشچن مارک ہے کہ ایران کو پارٹ ہونا چاہیے نہیں. اسپیشلی چائنا کو کچھ کنسرنز ہیں. وہ کیا کنسرنز ہیں وہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اس وقت خطے میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان ڈیولپمنٹس کو جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. کل کا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آج شام کا دن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب کا ایک انٹرنیشنل انٹرویو آنے والا ہے، وہ ضرور دیکھیں. اس پر بھی ہم ایک خصوصی ویڈیو ضرور بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.